देखो बेटा, समझोगे? समझो ध्यान से। मेरा सीटी मार रहा है? क्या हो गया? देखो, कौन सा वंश पढ़ेंगे हम? कब से होगा बेटा शुरू? कब से होगा? नहीं पता ना तुम्हें? वेरी गुड। मैं हूं ना बताने के लिए। 1320 से 1414। मैं हूं, चिंता क्यों कर रहे हो तुम? तुगलक वंश 1320 से कब तक रहा? 1414 तक। ठीक है, सुनो। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। एक बात तो तुम्हारी समझ में आ रही होगी कि सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश कौन सा हुआ? तुगलक वंश। सबसे लंबे समय तक 1320 से कब तक है? 1414 तक। कितने ईयर किया? 94 ईयर शासन करता है, सबसे अधिक समय तक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रख लेंगे आप इसे। क्लियर? करें शुरू। देखो बेटा, ये जो तुगलक वंश हुआ करता था, इस वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इस वंश का कौन था ये संस्थापक? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझेंगे तो। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? ये बेटा गाजी की उपाधि धारण करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये गाजी का मतलब क्या है? गाजी का मतलब जो होता है बेटा, वो काफिरों से होता है। किससे होता है? काफिरों से। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, ये काफिर कौन है? काफिर जो होते हैं वो मुसलमानों को छोड़कर सबको काफिर कहते थे, विशेषकर हिंदुओं को। लेकिन मुसलमानों को छोड़कर सबको क्या कहा जाता था? काफिर कहा जाता था। काफिर का मतलब था काफिरों को मारने वाला। यानी गाजी जिस सुल्तान ने धारण कर ली, उसका मतलब क्या है? वो काफिरों को मारने वाला है। यानी कि हिंदुओं को मारने वाला क्या कहलाता था? गाजी। ये गाजी की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था। गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही शासक बना, ऐसा नहीं था सिर्फ गाजी की उपाधि धारण नहीं की थी, इसके अलावा ये प्रकृति में बड़ी रुचि रखा करता था। प्रकृति में रुचि रखने का मतलब है कि इसने अपने समय में नहरों का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? नहरों का। नदियों में से क्या निकाली? नहरें। इसके अलावा इसने प्रकृति के लिए बाग बगीचे का निर्माण कराया था, यानी इसने बाग बगीचे लगवाए थे। समझ रहे हैं मेरी बात? नहरों का निर्माण कराया, इसके अलावा इसने बाग बगीचे लगवाए थे। सौंदर्यीकरण पर बड़ा ध्यान दिया करता था। एक प्रकार से तुगलक वंश में से प्रकृति का रखवाला कहा जाता है। प्रकृति के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। गयासुद्दीन तुगलक जो हुआ करता था, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश में सबसे पहले नगर बसाने की पद्धति प्रारंभ की थी। क्या बसाने की? नगर बसाने की पद्धति शुरू की थी। नगर बसाने की पद्धति का मतलब हुआ करता था बेटा, इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले एक नगर बसाया था, जिस नगर का नाम था तुगलकाबाद। कौन सा नगर बसाया था? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद कभी दिल्ली जाएंगे आप, कहां जाएंगे? नई दिल्ली। जब नई दिल्ली जाएंगे तो आपको तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन भी मिलेगा और रेलवे स्टेशन भी है, और एक जगह का नाम भी है तुगलकाबाद। इस तुगलकाबाद नामक नगर को किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। वैसे तो अगर हम बात करें तो तुगलक वंश में सबसे ज्यादा नगर जो बसाए थे वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। आगे पढ़ेंगे ना हम, किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नगर बसाए थे। लेकिन अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि तुगलक वंश में सबसे पहले नगर बसाने की पद्धति किसने शुरू की थी, तो वो किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर तुमसे कोई कहे कि तुगलक वंश का पहला शासक जिसने नहर का निर्माण कराया था, तो आप क्या करेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे अधिक नहरों का जाल किसने बिछाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर तुमसे कहे कोई कि बाग बगीचे लगवाने वाला पहला शासक कौन था, तो आप क्या करेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। अगर तुमसे कोई कहे कि सबसे अधिक बाग बगीचे लगवाने वाला शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। तीनों बात याद रहेंगी। नगर बसाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन सबसे अधिक नगर बसाने वाला फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं।
सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन सबसे अधिक नहरों का जाल बिछाने वाला फिरोज तुगलक। सबसे पहले बाग बगीचे लगवाने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन सबसे अधिक बाग बगीचे लगवाने वाला शासक कौन है? फिरोज तुगलक। बात समझ में आ गई यहां तक? अब मैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जीएसटी लिख दूं तो कोई दिक्कत है? अरे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं कहना, सिर्फ जीएसटी। गयासुद्दीन तुगलक, ये जो गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था बेटा, इसके समय एक सूफी संत रहा करते थे। कौन रहते थे? एक सूफी संत रहा करते थे, जिन सूफी संत का नाम था निजामुद्दीन औलैया। हमारी कहानी शुरू होती है यहां से, और बहुत ध्यान से समझिएगा। कौन रहा करते थे? एक सूफी संत रहा करते थे, जिनका नाम क्या था? निजामुद्दीन औलैया हुआ करता था। निजामुद्दीन औलैया सूफी संत थे। सूफी संत का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद ऊन के वस्त्र धारण करना। ऊन होता है ना, सफेद ऊन के वस्त्र धारण करना। जैसे हिंदू धर्म में संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ऐसे इस्लाम धर्म में कौन होते हैं? ज्ञान देने वाले संत कहलाते हैं सूफी संत। ये सूफी संत निजामुद्दीन औलैया रहा करते थे। हालांकि निजामुद्दीन औलैया के एक शिष्य हुआ करते थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी इनके समय रहा करते थे। अमीर खुसरो तो वह सूफी संत हैं जिन्होंने 7 राजाओं का शासन देखा है। कितने राजाओं का देखा है? 7 राजाओं का शासन देखा है। लेकिन अभी हम अमीर खुसरो की बात नहीं करेंगे, उसके लिए स्पेशल अलग से पढ़ाएंगे। 7 राजाओं का शासन देखा है भाई, ऐसे ही थोड़ी है। ये निजामुद्दीन औलैया जो थे, ये भी रहा करते थे। लेकिन निजामुद्दीन औलैया जो रहा करते थे, ये गयासुद्दीन तुगलक इनसे बड़ा नफरत करता था, बहुत नफरत करता था। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है, वह सूफी संत जो गयासुद्दीन तुगलक के समय रहते थे, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक उनसे नफरत किया करता था, तो आप क्या करेंगे? निजामुद्दीन औलैया बहुत नफरत करता था। इतनी नफरत करता था कि दिल्ली के परिसर से इन्हें बाहर कर दिया था। दिल्ली के आसपास नहीं रहते थे, अजमेर रहते थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वहीं रहा करते थे। लेकिन इस गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। जहां गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलैया से नफरत करता था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलैया से प्रेम किया करते थे। निजामुद्दीन औलैया को अपना गुरु मानते थे, शिष्य थे। पिता नफरत करता है, बेटा गुरु मानता था। ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। एक बार गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल का एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था तुगरिल खान। क्या नाम था बेटा? एक एक बात याद रखनी है, इतिहास है ये, इतना आसानी से याद ना होता। एक बंगाल का शासक हुआ करता था। कहां का? बंगाल का सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था तुगरिल खान। ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में ही काम करता था, बस नाम मात्र के लिए बैठा हुआ था। तुगरिल खान ने अचानक से बंगाल में विद्रोह कर दिया। इतना बड़ा विद्रोह कर दिया, वो बंगाल को स्वतंत्र बनाना चाहता था, वो दिल्ली से दूर रखना चाहता था बंगाल को, वो दिल्ली के अधीन नहीं रहना चाहता था। और उसने बंगाल में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया कि तुगरिल खान आज से बंगाल का स्वतंत्र शासक रहेगा, और विद्रोह कर दिया। ये बात जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चली तो तुगलक को ये अच्छा न लगा, और इसने बड़ी सी सेना ली और बंगाल पर आक्रमण करने के लिए चल दिया। तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने के लिए और तुगरिल खान को समाप्त करने के लिए बंगाल की तरफ निकल जाता है। जब ये बंगाल की तरफ जा रहा था, उससे पहले इसने अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को कार्यवाहक रूप से दिल्ली का क्या बना दिया? शासक। बोले जब तक मैं लौट कर आता हूं तब तक दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कार्यवाहक रूप से दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया, और गयासुद्दीन तुगलक पूरी सेना लेकर बंगाल निकल गया। जैसे ही वो बंगाल पहुंचा, इधर मोहम्मद बिन तुगलक जो हुआ करते थे, ये दिल्ली पर बैठा था। इस मोहम्मद बिन तुगलक को अपने गुरु की याद आ गई। गुरुजी को बुलवा लिया, सादर बुलाया, आमंत्रण दिया। बोले आ जाइए, अब नहीं है कोई दिल्ली में, आ जाओ, अब तो मैं हूं राजा, आ जाइए। गुरुजी को लगा अच्छी बात है, मेरा शिष्य है, चलते हैं। गुरुजी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में संरक्षण मिला उन्हें अच्छे से मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली में रहने लगे। एक राजा थे और एक गुरु थे, दोनों के दोनों आराम से रह रहे थे। गुप्तचरों के द्वारा ये बात वहां पता चल गई
कहा? गयासुद्दीन। बस बेटा, जैसे गयासुद्दीन तुगलक को पता चली उसे गुस्सा आया और एक पत्र लिखकर भेज दिया, क्योंकि वो युद्ध में व्यस्त था। एक पत्र लिखकर भेज दिया, कहा औलैया दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली मेरे आने से पहले दिल्ली से भाग जाइएगा। अगर मैं दिल्ली पहुंच गया और तुम मुझे वहां मिल गए, फांसी पर लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब फिर क्या था भैया, अब जैसे ये पत्र औलैया को और तुगलक को मिला तो मोहम्मद बिन तुगलक भी डरते थे, भाई पिताजी हैं और पूरी सेना तो उन्हीं के साथ है, गड़बड़ ना हो जाए कुछ। अब दिमाग खराब। औलैया ने क्या किया, औलैया ने भी एक पत्र लिख दिया, किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। और उसमें लिखा, हुजूरो दिल्ली दूरस्थ। क्या? हुजूरो दिल्ली दूरस्थ। साहब दिल्ली अभी, समझ रहे हो ना? कभी कभी आया था, किस मुस्लिम कवि ने कहा था, हुजूरो दिल्ली दूरस्थ। हुजूरो दिल्ली दूरस्थ किसने कहा था? तो आप कर देंगे ना आंसर बेटा, किसने कहा था? औलैया ने। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक। हुजूरो दिल्ली दूरस्थ। अब जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक को ये मिला, बोले ये तो चैलेंज कर रहा है साहब, दिल्ली अभी दूर है। और ये खास बात सुन लीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली हमेशा के लिए दूर हो गई थी, फिर पहुंच ही नहीं पाया था। ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी सूफी संत ने। और जब वो पत्र वहां गयासुद्दीन तुगलक को मिला, बोले अच्छा इसने लिखा है हुजूरो दिल्ली दूरस्थ। गुस्सा आ गया, तलवार निकाली, बोले जो होगा सो देखा जाएगा, तुगलक लिखा बाद में, पहले इसी को देख लेते हैं। हालांकि इसने तुगलक के विद्रोह को दबा दिया और वहां से तेज गति से चला बंगाल से, कहां की तरफ? दिल्ली की तरफ। वो जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो रो रहे थे वहां बैठे दिल्ली में, मार देगा, भगवान कसम जिंदा ना छोड़ेगा। डर औलैया को भी लग रहा था, डर मोहम्मद बिन तुगलक को भी लग रहा था। बोले मोहम्मद बिन तुगलक को तो इसलिए लग रहा था भाई उसने संरक्षण दिया है, डर दोनों को था, भयंकर डर था। औलैया से कहा गुरुदेव कुछ करो, मार देगा, आके दोनों को मारेगा, बुरी तरह काटेगा रख के। औलैया ने कहा हाँ एक जुगाड़ है हमारे पास, तुम करोगे? बोले हाँ। बोले जहां तोलकाबाद नगर बसा है ना? बोले हाँ। यहाँ एक बहुत विशालकाय सुंदर सा लकड़ियों का एक महल बनवाइए। किसका महल बनवाइए? और लकड़ियों का ऐसा महल बनवाइए जिसमें सिर्फ 2 पिलर हों, 2 खंबे होने चाहिए और नहीं होना चाहिए। किसी भी डिजाइनर को बुला के लाइए, किसी भी मिस्त्री को बुला के लाइए, कारीगर को बुला के लाइए, एक ऐसा महल बनाइए। एक ऐसा महल होना चाहिए जिसमें कितने पिलर होने चाहिए? सिर्फ 2 पिलर। जैसे मान लीजिए ये महल है और इसमें कितने पिलर होने चाहिए? सिर्फ 2 पिलर होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक पिलर यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, सिर्फ 2 होने चाहिए। लकड़ियां ज्यादा होनी चाहिए, बस एक ऐसा होना चाहिए टेम्पररी सा, काम चल जाए। बोले फिर? बोले जैसे ही महाराज आएंगे तुझे तुगलकाबाद में उनसे मिलना है दिल्ली में, और उनका जाते ही स्वागत करना है, फूलमाला देनी है, उनके गले में डालनी है, और उस महल में बिठा देना और कहना पिताजी आप बंगाल जीत कर आए हैं, आपका स्वागत किया जाएगा, आपके लिए कुछ आयोजन किया है। बोले वो आयोजन क्या करना है? बोले हाथी वाले को बुला के लाओ जो हाथी सबसे अच्छा चलाता है। हाथी चलाने वाला जो होता है बेटा उसे महावत कहते हैं। क्या कहते हैं? महावत को बुलाया गया। बोले महावत को बुलाकर लाइए। महावत से कहा रे इधर आ, कितने हाथी? बोले बहुत। बोले ज्यादा नहीं, 4 हाथी चाहिए। बोले मिल जाएंगे। बोले काम? बोले ये 4 हाथी द्वंद लड़ने चाहिए। द्वंद मतलब युद्ध, हाथियों का युद्ध होना चाहिए आपस में, और इतना भयंकर युद्ध होना चाहिए कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएं, देखते रह जाएं। बोले हाँ हो जाएगा। बोले फिर? बोले एक हाथी, फिर कुछ देर बाद जब सब लोग दंग रह जाएं, सब लोग एकदम सपने से में खो जाएं, तो एक हाथी बहुत तेज गति से निकलना चाहिए और जो पिलर हैं उन पिलर को गिरा देना चाहिए। यानी कि ये हमें एक्सीडेंट दिखाना है, दुर्घटना दिखानी है, ये नहीं दिखाना कि मारा है हमने, सिर्फ क्या दिखाना है? एक्सीडेंट, दुर्घटना दिखानी है। बस फिर क्या था, ऐसा ही हुआ। सुना करो, ऐसा ही हुआ। ये लकड़ियों का महल बनाया गया तुगलकाबाद नामक स्थान पर दिल्ली में, और ये जैसे ही महल बना, यहां से गयासुद्दीन तुगलक अपनी सेना के साथ आया, यहां मोहम्मद बिन तुगलक मिला,
जाते ही फूल मालाएं दी, पिताजी का बड़ा स्वागत किया, पिता को बड़ा अच्छा लगा। बोले बेटा स्वागत कर रहा है, बोले वहां तो बाकी बात तो देख लेंगे बाद में, इसने किसको बुलाया था, बोले अभी समाज के सामने ठीक नहीं है। बोले पिताजी तुम ना बंगाल जीत कर आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिताजी कहे धन्यवाद बेटा। बोले पिताजी तुम बंगाल जीत कर आए इसलिए हमने बहुत अनोखा पर्व किया है। बोले क्या किया है तुमने? बोले हमने एक ऐसा, आश्चर्य लगेगा, तुमने युद्ध खूब देखे होंगे, खूब लड़े होंगे, लेकिन ऐसा युद्ध न देखा होगा। बोले क्या है? बोले आओ ना तुम्हारे लिए एक सुंदर महल बनाया है। गए तो महल को देखकर, खूबसूरती को देखकर खुश हो गया। बोले वास्तव में बहुत अच्छा है। बोले पूरा लकड़ियों का है। बोले बहुत सुंदर है। बोले बैठिए ना पिताजी। पिताजी को बिठा दिया, सभी सेनापति जो प्रमुख प्रमुख सेनापति थे उनको बिठा दिया। बोले अब देखना, आज तक तुमने युद्ध खूब लड़े होंगे, युद्ध खूब देखे होंगे, हाथियों का सा द्वंद्व न देखा होगा। खुश हो गया। हाथी आपस में लड़ने लगे। गयासुद्दीन तुगलक बहुत अच्छे से ध्यान से देख रहा था। बोले कुछ हो रहा है। युद्ध आपस में इतना भयंकर होता है, पता है हाथियों का युद्ध कितना भयंकर होता है? बहुत भयंकर होता है। एक एक हाथी ऐसी बिल्डिंगों को झेड़ी गिरा देता है सेकंडों में। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक देखते देखते खुश हो रहा था। बोले इतना भयंकर युद्ध होता है क्या? अचानक से एक हाथी बहुत तेज गति से आया, बहुत तेज गति से। हाथी अगर पागल हो जाए ना तो भाई साहब रुक नहीं सकता। इतना तेज गति से आया कि ये जो पिलर थे दोनों के दोनों, इन दोनों पिलरों को गिरा दिया। जैसे ही पिलर गिरे, जितनी भी लकड़ियां थी धड़ाम, काम खत्म। अभी थोड़े सिसक रहे, हाँ सिसक रहे थे, दबे ही तो थे, मरे थोड़ी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने निकाली तलवार, देखते कौन है इसके नीचे, ऐसे लकड़ियों को उठा रहे थे। बोले पिताजी गर्दन दिखी, कर दिया काम, किसी को पता भी नहीं चला, सबको लग रहा था कि देख रहा है वो, ऐसे कर दिया काम, पिता की हत्या कर दी। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक क्या बना? शासक। कौन बना? थोड़ी देर और सुनिए बेटा, फिर बाद में लिख लेना है ना। कौन शासक बना? मोहम्मद बिन तुगलक। सुनो बेटा, ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। बेटा ये गयासुद्दीन तुगलक शासक बना था 1320 में। कब बना था? 20 से कब तक रहा था? नहीं, गलत लिख दिया मैंने, तुमने भी गलत बोल दिया। 1325 तक। कब तक रहा था? 25 तक। 1320 से कब तक रहा? 25 तक। इसका बेटा कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक कब से रहा? 1325 से लेकर 1351 तक, 26 वर्ष तक रहा था। अब शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। सुनेंगे? सुनो। हाँ काफी दिनों में आए ना तुम पढ़ने, कल छुट्टी थी तुम्हारी। सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था बेटा? जौना खां। ओए याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये नाम। ही तुम्हें छोटा सा लग रहा है, जौनू सा, लेकिन बहुत बड़ा नाम है ये। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। और सुनो बेटा, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था पता है तुम्हें? सबसे शिक्षित शासक कौन था? जौना खां। सबसे पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था? जौना खां था, बहुत पढ़ा लिखा था। और तुम्हें पता है जो आदमी पढ़ा लिखा होता है ना, बहुत पढ़ा लिखा, वो नई नई खोज करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। हाँ, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं दुनिया में। कितने प्रकार के? एक बहुत पढ़ा लिखा, एक मध्यम, और एक निचले स्तर वाला। दुनिया में खुश 2 प्रकार के ही हैं, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। ये बीच वाले ना, ये तो घिसने के लिए होते हैं। हम और तुम कुछ नहीं है, बस ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ऊपर पहुंच नहीं पाते, नीचे गिर नहीं सकते। कैसे नीचे गिरेंगे हम? नहीं, बीच में ही लटके रहते, खींच रहे हैं। नीचे वाला नीचे की तरफ खींच रहा है, ऊपर वाला ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये तो ऊपर वाला था। और जो ऊपर वाला होता है ना, वो बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, अनुभव करता है। अब वो अलग बात है, वो उसमें फेल हो जाए कि सक्सेस हो जाए, अनुभव बहुत साझा करता है वो।
ये बहुत पढ़ा लिखा था, ये दुनिया में अपनी अलग कहानी लिखना चाहता था। तुमने देखी होंगी विपक्ष की पार्टियां, बहुत सी पार्टियां मोदी जी को दिल्ली का तुगलक कहती हैं। क्यों कही जाती हैं, क्यों कहते हैं? पहले इस तुगलक को समझ लो, मोदी जी खुद समझ में आ जाएंगे क्यों कहा जाता है। हालांकि ऐसे मोदी जी हैं नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझो। मोदी जी ने भी दुनिया में बहुत सी नई चीजें दी, बहुत सी चीजें देखी। नोटबंदी देखी हमने, देखी नोटबंदी है, नोटबंदी देख ली हमने, एयर स्ट्राइक देख ली हमने, सर्जिकल स्ट्राइक देख ली हमने, 370 को खत्म करना देख लिया, कोरोना ऐसी महाबीमारी देख ली हमने, बहुत सी चीजें देखी। सेम ऐसी चीज तुम्हें यहाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब कोई नया आदमी आता है, नया क्या थोड़ा सा अलग सबसे लगाता है, तो वो एक्सपेरिमेंट तो करता है। वो अलग बात है कि वो सक्सेस हो जाए या फेल हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? देख लेते हैं इस बेचारे के 5 कृत्यों ने, 5 कार्यों ने इसके साथ क्या किया। मैं आगे बता नहीं रहा, देखो यहां देखो तुम क्या किया, तुम ही देखना। इसने दुनिया में सबसे अलग करना चाहा, सभी सुल्तान जितने आए उन सबसे अलग करना चाहा इसने। पहला काम, इसने दोआब के क्षेत्र को समझा। किसके क्षेत्र को समझा? दोआब। दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि की। दोआब क्षेत्र में कर में क्या कर दी? वृद्धि। समझो रे, दोआब क्षेत्र में क्या कर दी? कर में वृद्धि। दोआब का मतलब क्या है? अरे तुम तो होशियार हो गए। 2 या 2 से अधिक नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? सीधा बैठ। दोआब क्षेत्र का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। पहले बेटा जो टैक्स लिया जाता था ना, टैक्स, वो सबसे इक्वल लिया जाता था। यानी किसी की भूमि बंजर है, उससे भी वही लिया जा रहा है, किसी की भूमि उपजाऊ है, उससे भी वही लिया जा रहा है, सबसे समान लिया जा रहा है। तो ये तो गलत है, बंजर वाला बेचारा कैसे दे देगा ऐसा? इसने दो, देखना कितना दिमाग था, तभी तो किया, उससे पहले कोई कर नहीं पाया। इसने क्या किया? दोआब जो क्षेत्र था उसके टैक्स में वृद्धि कर दी, इंक्रीजमेंट कर दिया, वृद्धि कर दी, इंक्रीज कर दिया। दोआब क्षेत्र कर में 50% की वृद्धि की। कितने परसेंट की वृद्धि की बेटा? 50% की वृद्धि की। 50% की वृद्धि। 50% की वृद्धि का मतलब समझिएगा कि अगर सब आदमी 100 दे रहे हैं तो वो लोग कितना देंगे? 150। तो काम तो ठीक था ना। और दोआब क्षेत्र के जो लोग थे ना, उन्होंने विरोध नहीं किया इसका, क्योंकि वो देने योग्य थे, वो दे सकते थे क्योंकि ज्यादा कमाते थे। तो काम तो इसने सही किया था। एक दिन सभा में आता है और आकर कहता है आज से दोआब क्षेत्र में कर में 50% की वृद्धि की जाती है। दोआब क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है? 50%। जैसे ही अनाउंस किया, इंद्र महाराज सुन रहे थे। इंद्र महाराज सुन रहे थे, बोले बेटा तू कर, कर में वृद्धि। तुरंत जो बारिश डालने का जो बटन होता है ना, वो बंद कर दिया, बंद, बारिश नहीं होगी। जिस दिन से आदमी ने अनाउंस किया, जिस दिन से अनाउंस किया, उस दिन से बारिश आना बंद। जब कर में कब वृद्धि होती थी? जब फसल बोई जाती थी। फसल बो दी गई, फसल बो दी गई, फसल बोने के बाद एक बूंद नहीं आई। आज की तरह सिंचाई के साधन तो नहीं होते थे, इतनी नहरें भी नहीं थी, इतनी नदियां भी नहीं थी। आज ट्यूबवेल है, समरसेबल है, सब चीज है, पहले नहीं हुआ करता था। जमीन में अनाज डाल दिया, दाना डाल दिया, लेकिन वो उगा तो सही, लेकिन सब सूखा के कारण सब उजड़ गया, सब बेकार हो गया। पूरे वर्ष भर एक बूंद नहीं आई। काम तो बेचारे ने सही किया, लेकिन प्रकृति ने साथ नहीं दिया इसका। अब दोआब क्षेत्र में कर में क्या की थी? वृद्धि। कितने प्रतिशत की थी? कितने प्रतिशत की? 50% की वृद्धि की थी। और ये जो 50% की वृद्धि थी, लोगों के पास, खुद के पास खाने के लिए भोजन न था, अनाज का एक दाना नहीं आया, तो इसको कहां से देते? हर राजा के पास, जैसे आज हमारी सरकार है, जैसे मान लो ऐसा न हो कभी कि हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम बन जाए कि फसल का उत्पादन न हो, तो हमारी सरकार के पास इतना स्टॉक होता है कि वो हम सबको भोजन दे देगी, वो हमको अनाज दे देगी। इतना स्टॉक रखते हैं ये हर वर्ष।
इसके पास भी स्टॉक था, जितना भी स्टॉक था, कितना बढ़िया आदमी था। जिन लोगों के पास खाने के लिए भोजन न था, सबको इसने अनाज दे दिया फ्री में। करना तो बेचारा वृद्धि चाहता था, लेकिन खुद जेल से चला गया, घाटा हो गया। अब मुझे बताओ इसकी क्या कमी थी इसमें? काम तो बढ़िया किया था ना। लेकिन इसे लोग लंपट मूर्ख कहते हैं। मूर्ख वही बनता है जो समय का मारे मर जाता है। ईश्वर जैसे चाहता है उसे मूर्ख बनवा देता है। ऐसा इसके साथ हो रहा था। बेचारे ने पहला काम किया था, पहला काम, और पहले काम में ही फेल हो गया। हार नहीं माना, बोले कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। चला बेचारा दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम कुछ कर पाता, कोई निर्णय ले पाता, ईश्वर ने एक और प्राकृतिक आपदा डाल दी इसके ऊपर। दिल्ली में बेटा उन दिनों प्लेग नामक बीमारी ने जन्म ले लिया। कौन सी बीमारी हुई? प्लेग। ये प्लेग नामक बीमारी जो होती है, ये चूहों से होती है। किससे होती है? किससे होती है? इससे होने वाली मौत काली मौत कही जाती है। क्या कही जाती है? याद रखना ये बात। कभी कभी क्वेश्चन आता है किस बीमारी से होने वाली मौत को काली मौत कहा जाता है। आप क्या करेंगे? प्लेग। चूहों से होती है, ये वायरस है, चूहों से फैलता है ये। इसीलिए घर में ज्यादा चूहे नहीं होने चाहिए। प्लेग नामक बीमारी ऐसी फैली कि पूरे दिल्ली में वायरस फैल गया। जैसे मानिए आज के समय में क्या चला था, कोरोना, ऐसे ये प्लेग बीमारी एक के बाद पब्लिक मरती जा रही थी। खांसी होती है इससे भयंकर वाली, काली खांसी होती है। लोग खांसते खांसते मरे जा रहे थे, दम निकले जा रहे थे। इससे पता चला और इसने खूब उपचार कराए। तमाम वैद्य हकीम हुकाम लोग का जो कुछ भी उस समय के होते थे, उनसे सबसे इलाज कराया, पर कोई वायरस का इलाज ही नहीं मिल रहा था। इसने कहा जिंदा रहे तो कुछ कर लेंगे, मर गए तो क्या करेंगे। और इसने क्या किया? अपनी राजधानी चेंज की। इसने राजधानी यानी दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की और दिल्ली से ले गया राजधानी को कहां? दौलताबाद। कहां ले गया? याद आ रहा है? दौलताबाद। मोहम्मद उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज किया था देवगिरी का। अब दिल्ली कहां? दौलताबाद, महाराष्ट्र में। ना तो रेल थी उस समय, ना बस थी, ना ट्रक थे। पैदल पैदल जाना होता था। ज्यादातर अधिकांश चीजें क्या होती थी? पैदल। राजा चलने लगा तो राजा जाएगा तो सेना भी तो जाएगी, और सेना जाएगी तो प्रजा भी चलने लगी। बोले जहां तू मरेगा वहां हम मरेंगे। चले कहां से बेटा? देखो कहां से चल रहे हैं? दिल्ली से। सोचो दिल्ली से दौलताबाद कई हजार किलोमीटर। दिल्ली से चले, दिल्ली से ऐसे करके जा रहे हैं कहां के लिए? दौलताबाद के लिए। गर्मी पड़ रही है, कड़ी धूप पड़ रही है, पैदल पैदल जा रहे हैं। एक एक के पास 5-5 बच्चे हैं, किसी ने किसी को डाल रखा है, यहाँ डाल रखा है, ऐसे डाल रखे हैं। ऐसे होते थे, इतने इतने होते थे पहले लोगों के बच्चे। हाँ, अब जा रहे हैं पैदल पैदल, सोच कर देखो। हाँ ऐसे होता था बेटा। तुम उस जमाने के नहीं हो। आई एम, पता है कहां से? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का हूं मैं। अब सुनो, यहाँ लगता नहीं हो ना, वो तुम्हें हर जमाने में ऐसे ही होता है। दिल्ली से कहां के लिए लेकर गए? कहा जा रहे थे? धूप पड़ रही थी, कड़ी धूप। सोचो, विचार करो, धूप तो भी पड़ रही है। अब तो तुम 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। भाई साहब जैसे ही पैदल जा रहे थे, धूप पड़ रही थी, भूख लग रही थी, पसीना आ रहा था, पानी नहीं मिल रहा था। जाते गए जाते गए जाते गए, यहां तक आधे मर गए। हाँ, हारी बीमारी दुखी। कितने मर गए? आधी सी पब्लिक खत्म। पहुंच गया दौलताबाद। जैसे ही दौलताबाद पहुंचा, वहां जाकर सेटल होने लगा, आराम से रहने लगा। बेचारा का लक देखना, जैसे ही दौलताबाद में पहुंचा, सेटल होने लगा, सब ठीक होने लगा, दिल्ली से वायरस खत्म। दौलताबाद में जन्म ले लिया वायरस ने। वहां 1-2 केस आने लगे और दिल्ली से वायरस खत्म। अब डर ये भी था कि अगर दिल्ली वापस नहीं गए तो कोई छीन ना ले राजधानी को, कोई और दिल्ली प्रशासन ना करने लगे। फिर घोषणा करता है हमारी राजधानी दोबारा दौलताबाद से कहां जाएगी? दिल्ली। पहले तो बेचारा ये दिल्ली से कहां लेकर गया? कहां लेकर गया? आधे तो जाने में मरे। अब राजधानी कहां से पहुंचा दी? दौलताबाद से कहां? दिल्ली। आधे। सोच रहे हो बेटा? समझ रहे हो तुम? आधे दिल्ली से और आधे दौलताबाद से दिल्ली आए। लोगों में असंतोष आ गया। बोले कैसा आदमी है यार, पैदल मार रहा है, देखो बिना बात के, बिना बात के मारे जा रहा है। काम तो आदमी ने अच्छा किया था, बोले वायरस से बच जाएंगे, पर प्रकृति के साथ कौन
कोई लड़ सकता है प्रकृति से? यही क्या लड़ता? कितने काम किए, दोनों क्या हो गए? पक्की बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो देखते जाओ कमाल इसके बेटा। तीसरा काम, दिमाग लगाया, एकांत में बैठा था, लोग गाली दे रहे थे, मूर्ख बता रहे थे, बोले अभी देखना है मुझे, दिखाना है कुछ लोगों को। दिमाग लगाया इसने और भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कौन सी मुद्रा का प्रचलन किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सुनना बेटा क्या था, कितना दिमाग लगाया होगा इसने, सुनो। इसी सांकेतिक मुद्रा को कहते हैं हम नोटबंदी। आगे ना मोदी जी वाले उसी सिस्टम पर, क्या कहते हैं हम इसे? नोटबंदी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो भी उस समय मुद्रा चला करती थी दीनार, उसको बंद कर दिया। जैसे मोदी जी आए थे ना, कब आए थे? 2016, नोटबंदी 8 नवंबर 2000, तुमने देखा था? पता, हम लोग बैठे थे 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आते हैं, पिताजी हमारे पास बैठे थे, मोदी जी के बड़े फैन थे हम, तो मोदी जी के आनंद लेते थे, पिताजी को उल्टा सीधा बोलते थे, मोदी ऐसा है, मोदी ऐसा है, पिताजी के गुस्सा हो जाते, लड़ने लग जाते 2 मिनट में। आज भी मोदी जी को बर्दाश्त नहीं करते हैं उनके बारे में। पिताजी यहाँ बैठे, हम भी खाना खा रहे पिताजी के पास बैठकर, वो समाचार देखने का बड़ा शौक है पिताजी को, हमें भी था शौक, तो हम बैठकर देख रहे थे, बस ऐसे ही बात चली। अचानक जैसे ही 8 बजे सभी न्यूज चैनल पर अचानक से मोदी जी लाइव, रात को 8 बजे, 8 नवंबर 8 बजे, और इधर इंडियन एयरफोर्स का चीफ बैठा है, इधर नेवी चीफ बैठा है, इधर आर्मी चीफ बैठा है, तीनों चीफ बैठे हैं। हमारे पिताजी के मुंह से क्या निकलता है? बोले मनीष, मैंने हाँ, बोले पाकिस्तान गए। सच में उनके मुंह से ही निकला, बोला पाकिस्तान गया, देखो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठे हैं, पाकिस्तान गया। और मोदी जी ने कहा, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद। अब जैसे ही कहा, मैंने कहा पिताजी कुछ रखे तो नहीं है? तो बता दो कुछ रखे तो नहीं हो तो निकाल लो, जो कुछ है बंद कर दिया इन्होंने फटाफट से। ऐसे ये आया होगा उस समय, टीवी तो नहीं रही होंगी, आके अनाउंस किया होगा, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज भी जो भी भारत में मुद्रा प्रचलन में है वो सब क्या की जाती है? बंद। अच्छा, मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया था, 2 दिन की छुट्टी रखी थी, रविवार सोमवार की 2 दिन की छुट्टी रखी थी मोदी जी ने, और कहा अगले दिन से जैसे बैंक खुलेंगी आप 2000 रुपए तक एक्सचेंज कर सकते हो, ऐसा कहा था ना मोदी जी ने। इसने पूर्णतः बंद कर दिया, पूर्णतः बंद कर दिया, पूरा का पूरा। सोचकर देखो, एक आदमी ने जीवन भर कमाया हो और इतनी करेंसी इकट्ठा कर ली हो, इतनी दौलत उसके पास हो, और अचानक से राजा आए और उसे नोटबंदी कर दे, उसे बंद कर दे, यानी एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, सब बंद कर दिया था इसने। यानी कि जो करोड़पति था ना, जो करोड़पति और अरबपति ज्यादा पैसे वाले थे, वो सब बराबर हो गए, किसी के पास एक पैसा नहीं था। इसने क्या किया? करेंसी छपवाई अपनी अपनी और करेंसी किसकी छपवाई थी? कॉपर की, तांबे के सिक्के। किसके सिक्के छपवाए थे? तांबे के सिक्के। और लोगों से कहा जिसे तांबे के सिक्के चाहिए, भाई देख एक बात बताओ, 500 1000 के नोट बंद किए मोदी जी ने, अब तुम उन्हें दुकान पर लेकर जाओ तो कोई ले लेगा तुमसे? बताओ जरा, नहीं लेगा ना। ऐसे जब इसने करेंसी बंद कर दी, सरकार था भाई ये, तो जो पुराने सिक्के थे क्या वो दुकान पर चलेंगे? कोई नहीं चलेगा, तो सामान मिलेगा नहीं, सामान मिलेगा नहीं तो देश कैसे चलेगा? लोगों ने कहा सर हमें करेंसी कहां से मिलेगी? बोले हमारे यहां से, दरबार से लेकर जाइए। बोले दरबार से तो ले जाएं, लेकिन का भाव दोगे? हाँ भाव तो बताओ कैसे दोगे? बोले गोल्ड लेकर आओ घर से। क्या लेकर आओ? और गोल्ड के बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? तांबा नहीं, सिक्के, तांबे के सिक्के। तांबे के क्या मिलेंगे? सिक्के, कॉइन्स मिलेंगे, ले जाना। सोचो कितना दिमाग लगाया होगा इसने। ये लोगों से, प्रजा से क्या ले रहा है? गोल्ड, और दे क्या रहा है? तांबा। तो फिर कौन पैसा वाला बनेगा? राजा। दिमाग था कि नहीं? इतना दिमाग लगाया इसने। और देखते, अब लोगों की मजबूरी थी भाई, वस्तु खरीदनी है बाजार से, तो सिक्का तो चाहिए, और सिक्का किससे मिलेगा? और जिसके पास गोल्ड ही ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन उसके यहां जाकर मजदूरी करो, उसके बदले में वो जो पेमेंट देगा उसे लेकर आ जाओ घर। लोग परेशान थे, लेकिन राजा के आनंद आ रहे थे, देखते ही देखते सोना बढ़ता जा रहा था, सोना बढ़ता जा रहा था। तांबा तो कितना भी निकाल लो, दिक्कत क्या हो रही है?
इतना बढ़ता जा रहा था कि राजा खुश था। राजा के पास जब पैसा आ जाएगा तो पूरा और दिमाग लगाएगा, कुछ और करेगा। ये तो पढ़ा लिखा था, ये बहुत पढ़ा लिखा था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मान लीजिए उस समय का ग्रेजुएट होगा, हिंदुस्तान में तो पोस्ट ग्रेजुएट भी पढ़े थे, ये तो सिर्फ पढ़ा लिखा था। कोई इससे भी बड़ा पढ़ा लिखा आ गया। उसने क्या किया, तांबे के सिक्कों को लिया, ऐसे तांबे के सिक्कों को लेकर देखा इसे 4-5 बार। कॉपी करने वाले तो भारत में कमी नहीं है, नकलची तो तगड़े हैं। बस फिर लिया और देखकर, इसमें क्या, ऐसे तो हम अपने घर बना लेंगे, इसे तो हम अपने क्या कर लेंगे, घर बना लेंगे। और एक दिन उसने क्या किया, अपने घर वालों को सबको काम पर भेज दिया। बोले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आऊंगा। घर वाले सब काम पर चले गए। घर में रुका और घर में सभी औजार लिए, तांबा लिया और सेम ऐसा ही सिक्का, ऐसा का ऐसा ही सिक्का काटा और सेम ऐसी की ऐसी ही मोहर बनाकर सेम बना दिया। और एक सिक्का बनाकर सीधा दुकान पर पहुंचा। बोले देखें चलता है कि नहीं। फर्जी मूवी देखी है तुमने? हाँ, बोले देख लेते हैं। वो जाता है ना पौआ वाले की दुकान पर, शाहिद कपूर, फर्जी मूवी में। हाँ, अब वो गया, जाकर दी दुकानदार को, बोले देखना सेठ जी, ये चॉकलेट चाहिए, ये वाली डेयरी मिल्क दे दो। बोले लाओ जल्दी। उसने सिक्का लिया, रख दिया और दे दी उसे। उसने कहा बन गया काम। अब तुम बताओ भाई साहब। बोले बाबा दे दे मैंने नोट छापने की मशीन। और भाई साहब नोट छापने की मशीन मिल जाए तो फिर क्या है कुछ फिर। हाँ देख, सबकी बजा दो भी, सच में भगवान कसम बजा दोगे भी। क्या मिल गई ना, हमें तो जीने ना दे। अब क्या किया, दूसरे दिन घर वालों ने कहा चलो काम को चलो। उसने कहा सुनो, कोई काम पर नहीं जाएगा। घर वालों ने कहा कहां से आएगा खाने के लिए, काम पर नहीं जाओगे तो? बोले नहीं, काम पर नहीं जाएगा, हम काम देंगे, तुम यहीं रुको, आज हमारी मान जाइए। पूरे घर वालों को रोक दिया। पूरा गांव का गांव काम पर जा रहा है, पूरा गांव काम करने चला गया। एक घर रह गया, वो नहीं गया। उसने क्या किया, सबको बिठा दिया, सबके हाथ में हथौड़ी दे दी। बोले लो तांबा लाओ और बनाओ। बताता गया, पूरा का पूरा ऐसे ही बताता गया। अब तो घर वाले सुबह से लेकर ठोक पीट करते रहे, कुट 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 करते 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 शाम होते होते इतना बड़ा ढेर बना दिया पैसों को। इतना बड़ा ढेर बन गया। जैसे इतना बड़ा ढेर बना, बस उसे भरा एक कट्टे में, बोरी में भर दिया और भर कर रखा सिर पर, जाके मारा खींच के सेठ के ऊपर। बोले ले महाराज सामान दे। आधी सी दुकान को खरीद लाया। सोच कर देखो, काश तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। तो तुम मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तुम मास्टर का चेहरा देखोगे, तुम देख लो, हकीकत देख लो। कोई नहीं देखेगा, सच में कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं, किसके लिए पढ़ रहे हो तुम, पैसे के लिए? सच बात तो राष्ट्रभक्ति कोई नहीं है भाई साहब, पूरा पैसी भक्ति है। देखो नौकरी लग जाएगी, बढ़िया सुंदर सी आएगी, है ना, और साथ में पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। दहेज है पूरे 20 लाख, और इतनी बुरी प्रथा को इतना अच्छे से चला रखा है इस हिंदुस्तान में। हाँ भाई साहब, फिर तो कौड़ियों में बिकता है आदमी। तो अगर मान लो ऐसा मिल जाए तो तुम्हें नौकरी करने के लिए जाओ, कोई नहीं जाएगा। अब तो ये घर क्या करे, यही काम करे, सुबह से लेकर शाम तक छापे, और अंधाधुंध धन होता जा रहा था। तो गांव वालों को बुरा बुरा लगता है जब दुख लगे। कैसे दुख लगे, हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और आते हैं। ये लोग घर में पड़े रहते हो, फिर भी देखो कोई गाड़ी निकाल के ला रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई कुछ। सोच कर देखो, तुम अपने गांव में रह रहे हो और तुम्हारे पास एक ऐसी मशीन मिल जाए, ऐसी कोई युक्ति मिल जाए कि नोट छापने लग जाओ तुम, और घर से बाहर निकल नहीं रहे आराम से, और हर चीज खरीद के ला रहे हो तुम, हर चीज। तो पड़ोसी क्या कहेंगे, यार ये हो क्या रहा है। अब सोचकर देखो, जलन तो होती है ना। बोले यार हम इतनी मेहनत करते हैं, जब हमारा कुछ नहीं हो रहा और ये अंधाधुंध पैसे पता नहीं कहां से आ रहे हैं। एक दिन रुक गया पड़ोसी, बोले देखूंगा ये करते क्या है। जाते नहीं है, और मान लो कि ये उसका घर है, किसका, जिसके यहाँ पर लग रहे हैं सब लोग काम करने। ये पड़ोसी का घर है, दीवार लगी हुई है ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे मोखला होते थे ऐसे, है ना, थोड़े थोड़े से बारीक, कच्चे घर तो होते ही थे, थोड़े थोड़े से। अब जैसे ही सब लोग चले गए, ये अकेला रह गया घर में। बोले आज देखूंगा करते क्या है ये। बस जैसे ये ठोक पीट करने लगे, आवाज होने लगी, एकदम गया ऐसे। ओ तेरी, देखो तो सिक्के सिक्के बने पड़े हैं, तमाम सिक्के। और देखा ढंग से बारीकी से,
और देखे तो इतने सिक्के। बोले बेटा क्या, सीधे दरवाजे पर गया, जाके खटखटाया, वो लोग डर गए, बोले छिपाओ 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 छिपाओ, कोई आ गया है। जैसे गेट खोला, वो अंदर जा रहा है, भाई साहब अंदर, अरे रुकना देखने दे अंदर क्या हो रहा है। अंदर पहुंचा, जाकर बोले अच्छा बेटा करेंसी बना रहे हैं, फेक करेंसी, नकली नोट, अभी जा रहा हूं राजा के पास, अभी जाता हूं, अभी राजा के पास। उसने कहा नहीं राजा के पास मत जाओ, तुम्हें जितना चाहिए ना उतना धन ले जाओ। बोले धन नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए? बोले टेक्नोलॉजी चाहिए। तुम कैसे बनाते हो? हम भी बनाएंगे ना अपने घर, धन नहीं चाहिए हमें, हमारे भी हाथ पैर हैं, टेक्नोलॉजी। बस फिर क्या था, उसने उसे बता दिया, वो अपने घर वालों को रोक लिया। फिर दूसरे तीसरा बात तो पड़ोसी होगा ना। अब तो सबको टेक्नोलॉजी, पूरे पूरे दिल्ली में सब लोगों ने काम करना बंद कर दिया। पूरे दिल्ली में अब क्या करने लगे, यही काम होने लगा। और देखते ही देखते 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 हर घर में क्या बनने लगे, नोट। अब मुझे एक बात बताओ, जब पूरे घर में, सब घर में नोट बनने लगेंगे, सभी घरों में अगर नोट बनने लग गए, एक मिनट रुकना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण कॉल है भाई साहब, ये तो लाइफ की बात है। देखो बेटा, तो क्या बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ, हर घर में क्या होने लगे, सिक्के बनने लगे। अब तुम सोच कर देखो, तुम अगर हिंदुस्तान के सब व्यक्ति अपने घर में ही पैसा बनाने लग जाएं, काम करने कोई जाएगा? नहीं, नहीं बताओ। मैं पढ़ाने आऊंगा? नहीं आऊंगा मैं। तुम पढ़ने आओगे? ट्रक वाला ट्रक चलाएगा, बस वाला बस चलाएगा, रेल वाला रेल चलाएगा, चलाएगा क्या? किसान खेती करेगा, इस धूप में क्यों धान लगाएगा? कितना बुरा हाल हो रहा है, जाकर देखो गाँव में। वो धान लगाएगा, खेती करेगा, गेहूं करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा, मजदूर मजदूरी नहीं करेगा, कंपनी नहीं चलाएंगे, कंपनी में मजदूर नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं बनेगी, सब कुछ बंद, सबको पेट्रोल टंकी से लेकर। भाई पेट्रोल टंकी पर ही कोई कहेगा, बताओ हलवाई समोसे बनाएगा, जलेबी बनाएगा? नहीं। चक्की वाला आटा पीसेगा? नहीं करेगा, सब काम बंद, दिल्ली ठप। अब तो सब सुबह से लेकर शाम तक क्या करें, पैसे बनाएं। और शाम, सुबह से शाम तक इतने पैसे बने, तो एक बात बताओ, सबके पास पैसा हो गया, अब सब खरीदने जाएंगे, सबने सामान खरीदा, एक बार जिसकी दुकान खाली हो गई, क्या वो दुकान भर पाएगा? क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, उत्पादन तो हो ही नहीं रहा कहीं। अरे उत्पादन होगा तभी तो कुछ होगा। अब तो फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। सोचकर देखो, सबके पास अथाह धन है। मैं तुमसे कहूं एक बात, कि ये बोतल दुनिया की एकमात्र बोतल है। क्या कहूं मैं? दुनिया की एकमात्र बोतल है ये, एकमात्र। सोचो, इसकी रियल कीमत मैंने 20 रुपए कर दी है, कि रियल में 20 रुपए की है ये 20 रुपए की रियल में बिकती थी। आज तुम्हारे पास, सबके पास जेब भर भर के, थैले भर भर के पैसे हैं। तो सोचकर दिखाइए, आप सबके पास इतना पैसा है, और ये बोतल है, ये मुझे बेचनी है और खरीदनी तो मैं, सबको जरूरी है, सबकी मजबूरी है इस बोतल को लेना। तो क्या मैं इसे 20 की बेचूंगा? ना, बोली लगेगी भाई साहब इसकी। मैं कहूंगा हाँ दीदी कितने की लोगी तुम? दीदी ने कहा सर, कंजूस होती है ना लड़की। दीदी ने कहा सर 100 रुपए की, जबकि अथाह धन है इसके पास। नहीं, रियल में वैसे भी पैसा बहुत है इसके पास। बोले, इसने कहा 100 रुपए की। मैंने कहा हाँ तुम? इसे कहा सर बढ़िया से हैं। इन्होंने कहा 500 सर, 500। मैंने कहा हाँ भाई तो। अब लड़की ने 500 बोले तो इज्जत कम नहीं हो जाएगी आदमी की? हाँ। इन्होंने कहा 1000, 1000। उसने, वो तो वैसे भी कम नहीं पड़ता है। अब सोचो 20 रुपए की कीमत कई गुनी हो जाएगी। इससे बढ़ता है बेटा, इससे बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी का टॉपिक है, इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति। इससे मुद्रास्फीति, महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। जो राजा ने सपने देखे थे वो चूर चूर हो गए, इन आंखों के सपने दूर दूर हो गए, आंसुओं में बह गए, सब सब बुरा हाल हो गया। महंगाई इतनी हो गई, जितना सोना इकट्ठा किया था सब बेचारे के घर से चला गया, कुछ नहीं बचा। काम तो बढ़िया किया था, एक छोटी सी मोहर ने पूरी कहानी बिगाड़ दी। इसलिए मोहर लगाओ देख कर बेटा। हाँ, एक बात याद रखना। हाँ, मोहर अगर गलत लग गई ना, तो फिर देखना एमबीटी बनने में देर नहीं लगेगी। याद रखना, मोहर अच्छे से लगानी है, चाहे वो किसी भी चीज की सही। अगला पॉइंट देखो, 3 काम किए, तीनों क्या हो गए बेटा? क्या हो गए? अगला देख लो, चौथा काम।
दिमाग खराब था, काम नहीं कर रहा था। जब गुस्से में गुस्सा आता है तो और चीजें बिगड़ती हैं। इसने अपने गुप्तचरों से कहा, भाई जाओ ये लगाओ ऐसी कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा धन है, अब आक्रमण करेंगे सीधा सेना के द्वारा। अब ये युक्ति नहीं चलाएंगे, अब सीधा युद्ध लड़ेंगे। जितने भी गुप्तचर थे सबको लगा दिया। गुप्तचर ने बताया, सर एक स्थान है खुरासान, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर है। कौन सा? खुरासान। बोले खुरासान पर अटैक करेंगे, और यहां कभी आक्रमण किसी ने किया नहीं है, और यहां इतना धन है, इतना धन है कि सभी जितने भी पाप तुमने किए हैं ना, सब पुण्य में बदल जाएंगे, इतना पैसा मिल जाएगा। और ये बस पैसा ही चाहता था कि अगर पैसा इसके पास हो जाता ना तो ये बहुत कुछ करता, पर पैसा इकट्ठा हुआ ही नहीं भाई साहब। लक्ष्मी रूठ जाती है तो रूठ ही जाती है, समझ लो। इसीलिए लक्ष्मी को ना गलत तरीके से मत यूज करिए। खुरासान आक्रमण। इसने सेना से कहा, साथियों आज वो वक्त आ गया है कि हमें आक्रमण करना ही होगा। सेना कहती है, काई करें, हम नहीं करेंगे, वक्त होगा तुम्हारा, हम नहीं करेंगे। राजा ने कहा, क्यों नहीं करोगे भाई, तुम सैनिक नहीं हो? बोले हाँ हैं। बोले चलो आक्रमण के लिए। बोले कितने महीने से सैलरी ना दी हमारी, पहले तो पूरी सैलरी दो पुरानी, और 1 साल एडवांस दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, एडवांस दो तो चले। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, भाई साहब कर देंगे हिसाब। बोले हिसाब कर देंगे तभी चलेंगे, उससे पहले नहीं। इसके पास जितना भी धन था उसमें से कुछ धन दिया और पूरा पुराना हिसाब पूरा किया, और 1 साल का एडवांस दे दिया। एडवांस पूरा 1 साल का। बड़ी सी चमकदार सेना लेकर वीर शिरोमणि सेना चल देती है युद्ध के लिए। दिल्ली से खुरासान तक सेना पहुंच गई। आक्रमण करना था, बहुत दूर पहले ही रुक गए। बोले कल आक्रमण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भयंकर युद्ध हो जाए। सेना में जोश था, पैसा मिला था। और जैसे ही दूसरे दिन ये खुरासान पर जैसे ही इन्होंने अटैक किया, धावा बोला। बोले जितने भी घर वाले सब फटाफट से सोना चांदी निकालो, क्या है। देखा तो खुरासान के जो घर थे, उन घरों में से जो लोग निकले, हाथ में ना थाली लेकर आए, खाली थाली। बोले महाराज इसमें तुम ही डाल दो उल्टा। मोहम्मद ने कहा गया तुम्हारा सोना, तुम तो बड़े पैसे वाले थे, हमारे गुप्तचरों ने बताया था। बोले सर तुम ना 1 दिन लेट हो गए। बोले 1 दिन लेट कैसे? बोले वो मंगोल आए थे, कल आए थे, लूट ले। तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं फील करो बेटा, बिना फील के काम नहीं चलेगा। सोच कर देखो, तुम सोच कर देखो, 1 साल का एक्स्ट्रा पेमेंट देकर सेना को लेकर गया, और जैसे ही वहां पहुंचा उससे 1 दिन पहले कोई और लूट ले गया। अब बताओ बेचारा, ये भी आक्रमण क्या हो गया। रोना आता है भगवान कसम मुझे तो कभी कभी। इससे अच्छी किस्मत किसी की हो सकती है? बताओ। ये है इंस्पायर करने वाला आदमी। लेकिन हार नहीं माना आदमी। सेना को बुला लिया, बोले चलो कोई बात नहीं, पेमेंट तो मिल गया ना, चलो कोई, चलो घर चलो। वहां कुछ नहीं मिला, अपनी जेब से और दिया है भिखारियों को। आ गया लौट कर, दिमाग खराब था। बोले अब क्या करें, क्या करें, परेशान था। बस फिर क्या था, और गुप्तचरों से कहा, बोले और कोई जगह देखो। गुप्तचरों ने कहा ठीक है। गुप्तचरों ने एक जगह और बताई, 5वीं, वो है कराचल अभियान। कौन सा अभियान? बेटा कराचल पड़ता है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, बहुत ऊंचाइयों पर, पर्वतों पर। और यहां वास्तव में कोई कभी पहुंच ही नहीं पाया था, ना कोई पहुंच पाएगा। इसने कहा महाराज कराचल के लोग बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वहां कोई पहुंच नहीं पाया, आज तक गया ही नहीं है कोई कभी। इसने कहा ठीक है हम चलेंगे। सेना से कहा, सेना चलो कराचल में आक्रमण करेंगे। सेना ने कहा एडवांस, एडवांस दो। बोले अभी तो दिया था एडवांस यार। बोले तुमने एडवांस दिया था, हम गए थे, हम क्या करें, वहां कुछ मिला ही नहीं, तो हम तो गए थे ना, हमारी तो कार्रवाई पूरी हो गई। इसके पास, बेचारे के पास जो कुछ भी बचा था पूरा सेना को दे दिया और हाथ जोड़ लिए। बोले यही है जो कुछ है, या तो जिता लेना या वहीं मार देना। सैनिकों ने कहा महाराज सिंपैथी ले ली। बोले ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। सैनिक बाजू की पहन के यहां तक, बढ़िया बढ़िया मूवमेंट्स की बनियान सी, हाँ पहन के सीधे चल दिए। कहा? लीले तलवार जयकार लगाते हुए जा रहे थे। देखना दिल्ली, कहा? दिल्ली। दिल्ली में तो बड़ी गर्मी है। दिल्ली से ऊपर गए हरियाणा, पंजाब। और जैसे ही पंजाब से हिमाचल वाले क्षेत्र में जाएंगे, उत्तराखंड वाले में, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, धीरे धीरे सर्दी लगेगी। भाई बेशक विद्वान था, जियोग्राफी नहीं पढ़ा था बेवकूफ। अरे ध्रुवों की तरफ जाने पर सर्दियां बढ़ती हैं। अरे तुम बताओ मुझे, ये है आपका गोल, और यहां से 0 डिग्री, और ये 23.5 है, ये साढ़े कैंसर है, ये
यानी कर्क रेखा है, और इससे ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे सर्दियां, तापमान कम होता जाएगा, टेम्परेचर। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था, सैनिकों को मौसम बड़ा सुहाना लग रहा था। बोले क्या मौसम है महाराज, अगर हम जीत गए ना यहीं बसेंगे। क्योंकि अभी तो अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे सर्दी हल्की हल्की सी थी। बोले कितना अच्छा मौसम है, यहाँ एसी की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, धीरे 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 क्या हो रही थी, कपकपी कांप रहे थे हाथ, धीरे धीरे ठंड सी लग रही थी। अब राजा के भाई पैसा लिया था, राजा से वायदा किया था, रुकना थोड़ी था। बनियान थी, इतनी बॉडी दिखा रहे थे, हाथ यहाँ तक ऐसे। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ठंड बढ़ने लगी, शरीर में अपने आप कांपन होगी, दांत बजने लगे आपस में, इतना बुरा हाल हो गया। सेना ने कहा महाराज मर जाएंगे ऊपर जाते जाते थे। बोले मुझे नहीं पता, तुमने कहा था चलो। कराचल के लोगों के पास न सेना थी, न राजा थे, कुछ नहीं थे भाई साहब, लाठी रखते थे तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के रखते थे लाठी, और नीचे लोहा बांध लेते थे उसमें, क्योंकि वो वहां की जलवायु से परिचित थे, ऐसे ही कपड़े पहनते थे वो परिचित थे उस जलवायु से। आराम से कराची के लोग बर्फ पर बैठे हैं, और ये बर्फ पर चढ़ रहे हैं तो कांप रहे हैं, अपने आप इनकी तलवारें गिर रही हैं हाथों से। और जैसे ऊपर चढ़ते गए, कराची वालों ने कहा आ गए। बोले आने दो इन्हें, और ऊपर आने दो। बोले आओ आओ, सबको बुलाया। अब बताओ, उन कराची के लोगों ने लाठियों से में इतनी मार मारी, इनके हाथों में तलवार थी, भाले थे, तमाम प्रकार की चीजें थी, इनमें इतनी मार मारी गई, इतनी मारी गई, जितने भी सैनिक गए थे सबको उन्होंने लाठियों से ही मार दिया। इनके हाथी काम नहीं कर रहे थे जिनके कारण चल ही नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे कुछ सैनिकों ने इसको भगा दिया। बोले भाग यहाँ से, भाग जा, तू भाग जा यहाँ से, मर जाएगा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक को वहां से भगा दिया, दौड़ा दौड़ा आया, दिल्ली आया, सब कुछ खत्म हो गया था। इसे गुस्सा आया, तलवार निकाली, बोले मैं अकेला जा रहा हूँ दुनिया को जीतने के लिए, और लेकर घोड़ा तेज चल दिया। सर्दी से आया था, कहां से आया था, सर्दी में से ही तो आया था, सर्दी में से आया था, और चलने लगा अफगानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। इधर क्या है, गर्मी, सर्द गर्म, सर्द, सर्दी में से आया, गर्मी में पहुंचा, सर्द गर्म हो गई, सर्द गर्म हो गई। और पाकिस्तान का एक स्थान है थट्टा, कौन सा स्थान है, पाकिस्तान का एक थट्टा नामक स्थान है, वहां जाकर लुढ़क गया, सर्द गर्म हो गई। एक बार चारपाई पर लेट तो गया, लेकिन फिर कभी उठा नहीं पाया। आखिरकार प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से छुटकारा। बाकी बेटा कल बताऊंगा, टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है। बाकी मिलते हैं तुमसे आफ्टर टुडे, ओके, थैंक यू।